5 राज्यों में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद 2024 से पहले अब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। 5 में से 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बना के ये साबित कर दिया है कि दिल्ली के अलावा भी आम आदमी की पार्टी की जो झाड़ू है वो कहीं पर चल सकती है। किसी ज़माने में देश की सबसे बड़ी पार्टी रही इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 राज्यों में भारी हार का सामना करना पड़ा है। अब बात करते हैं गुजरात की। हाल ही में गुजरात सरकार ने बजट पेश किया और इस बार के बजट के साथ गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने एक अनाउंसमेंट भी किया। उन्होंने गुजरात के सभी स्कूल्स में भगवद गीता को 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया। अब इससे जुड़े कई सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि क्या अब गुजरात के स्कूल्स में पढ़ रहे जो सभी धर्मों के बच्चे हैं उनके लिए भगवद गीता का पढ़ना अनिवार्य हो गया है या केवल हिंदू धर्म के से जुड़े लोग ही भगवद गीता का पाठ पढ़ेंगे। और दिसंबर 2022 में गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या इसका निर्णय का जो असर है वो आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। गुजरात सरकार के निर्णय को संवैधानिक तरीके से समझते हैं कि क्या भगवद गीता को पढ़ना अनिवार्य करना किसी आर्टिकल का उल्लंघन तो नहीं है? तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आर्टिकल 26A हमें ये अधिकार देता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए हैं रिलीजियस एजुकेशन या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। अब ये इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार होता है कि वो चाहें तो अपनी संस्था को प्योरली रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं या फिर संस्था में रिलीजियस और सेकुलर शिक्षा भी दे सकते हैं। जैसे कि डीएवी स्कूल्स जो हैं, डीएवी स्कूल्स में शनिवार को वेद का पाठ पढ़ाया जाता है और हवन भी होता है, क्योंकि डीएवी स्कूल आर्य समाज के अंतर्गत आता है जो कि आर्टिकल 26A के तहत बना हुआ है। मदरसे भी आर्टिकल 26A के अंतर्गत आते हैं। एक तर्क ये भी निकल कर आ रहा है कि बीजेपी का कहना है कि भगवद गीता रिलीजियस बुक नहीं है और हिंदुइज्म कोई धर्म ही नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात से तीस्ता मौजूद हैं। तीस्ता गुजरात की राजनीति पर नज़र रखती हैं और वो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की सेक्रेटरी भी हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हाल ही में गुजरात सरकार ने जो बजट पेश किया है और उसमें जो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने जो एक नया अनाउंसमेंट करा है कि 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भगवद गीता पढ़ना अनिवार्य है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दिसंबर में गुजरात में चुनाव भी होने जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक गुजरात राज्य के अंदर एक लंबा सिलसिला रहा है। आज जो गुजरात सरकार और शिक्षण मंत्री करने जा रहे हैं वो एक कदम और एक बिंदु है उनका, एक नजरिया का, उनका एक दृश्य क्या और उनका एक डेस्टिनेशन का। आप तो बहुत छोटे हैं मगर शायद आपको पता ही होगा कि 1998 में मतलब मैंने गुजरात को कम से कम 16-17 साल नहीं 25-30 साल से मैंने एज ए जर्नलिस्ट देखा है। और 1998 में 1998 में पहली बार मैंने गुजरात के गांव के बाहर, कम से कम 200 गांव के बाहर मैंने एक बोर्ड देखा था, वेलकम टू हिंदू राष्ट्र। तो ये जो एक सिलसिला चला है गुजरात में संविधान को नकार करके एक बहुसंख्यक फासीवाद सरकार लाने का, संवैधानिक वसूल को बाधित करने का, ये जो निर्णय है, ये जो नीति है जो ली जा रही है भगवत गीता पढ़ाने की, वो उसी के एक हिस्सा और बिंदु और कदम। ये आप 98 की बात कर रही हैं कि हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है, ये आपने बोर्ड देखे हैं? मतलब हमने खुद रिकॉर्ड किए हैं, बाकी एक्टिविस्ट ने रिकॉर्ड किए हैं कि 200-250 गांव से बाहर इस तरह के बोर्ड लगते थे। और जो कदमें वहां की सरकार ने, तब से भारतीय जनता पार्टी से की लगातार सरकार आई है गुजरात में, लंबा सिलसिला है। तो एक लेबोरेटरी ऑफ हिंदू राष्ट्र जिसको कहा जाता है, गुजरात को माना गया है इसीलिए क्योंकि सामाजिक स्तर पे, राज्य के स्तर पे संविधान को नकार के इस तरह के कदम उठाना एक शुरुआती पहल है वहां से। और ये जो आपका जो सवाल प्रश्न था भगवत गीता पढ़ाने का, वो उसी सिलसिले का एक कंटिन्यूएंस है, ये मैं कहना चाह रही थी कि इट इज नॉट वन आइसोलेटेड एक्ट। ये मैं कहना चाह रही थी कि एक आइसोलेटेड एक्ट नहीं है, एक सीरीज ऑफ एक्शंस हुए हैं शिक्षण क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के अंदर, जिससे मतलब एक बहुसंख्यकवाद और एक मेजोरिटेरियनिज्म
गुजरात में हावी है। लेकिन अगर डेटा की बात करें तो मेरे पास डेटा है कुछ। 2002 में बीजेपी को 127 सीट मिलती है, जो घटकर 2007 में 117 हो जाती है, और 2012 में 115 और 2017 में 99 रह जाती है। तो उनका ग्राफ तो लगातार गिरता हुआ आ रहा है, तो इसको आप कैसे देखेंगी? क्या मतलब उनको डर है कि आने वाले वक्त में जब दिसंबर में चुनाव होगा तो सरकार जा सकती है बीजेपी की? देखिए, आप इसके ऊपर थोड़ा और हमें डिटेल में विश्लेषण करना होगा कि क्या सरकार जाएगी या आएगी। मुझे उसके ऊपर आज प्रिडिक्शन में नहीं कर पाऊंगी, मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि जब भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम सपोर्ट था गुजरात में, मतलब 2002 से पहले, तभी भी वो 50-51 तक के प्रतिशत वोट से ज्यादा कभी नहीं ले पाए। इसका मतलब ये है कि कम से कम 49 to 50% जो वोट था आपका गुजरात का, गुजरात समाज का, अलग अलग समुदाय का, वो उनके पास नहीं था तब भी, और आज आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि उससे भी कम है। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट पूरी तरह उनके पास नहीं है, मगर फिर भी उनको दिखाना है कि हमको पूरी तरह वहां पे सपोर्ट है। तो बाकी जो विपक्षी जो वोट है वो कैसे जाता है, कहाँ बंटता है, कहाँ बिखरता है, ये बहुत बड़ा सवाल। आम आदमी पार्टी, जो कि अभी पंजाब में सरकार बनाने में सक्षम रही, अब उनका कहना यह है कि अप्रैल में पंजाब की जीत का सेलिब्रेशन वो गुजरात में मनाएंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें आपका वोट शेयर 13% बढ़ा है। जी, पूरे वोट शेयर आप बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का और भाजपा का कितना है? भाजपा का 2010 में पहली बार 50% आया था, अभी 54% कुछ है और आया है नगर निगम में। और कांग्रेस का मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 28% है। जी, तो अगर ये आपका खुद का फिगर्स और विश्लेषण देख लें, पंजाब देख लें, दिल्ली देख लें, जहां जहां आपका की कदमे, अब राजनीतिक कदमे बढ़े हैं, तो ये फुटप्रिंट जो आपका बढ़ता है वो जाहिर है वहां बढ़ता है जहाँ पे वो कांग्रेस को कमजोर करती नजर आती है। ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो उसमें मैं किसी को दोषी या किसी को रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं ठहरा रही हूँ, मगर मैं यही बात दोहराऊंगी कि अगर विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो मतलब वहां से सदियों से सरकार में भी रही है और विपक्ष में भी रही है, या तो आप जो भी विपक्षी ताकतें हैं, अगर वो जहन में ये बात नहीं लाएंगी कि हमें कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के लड़ना है, तो मुझे लगता है कि बेनिफिट आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। तो ये मेरा मानना। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी। मैं कुछ ऐसा नहीं, मैं इतना ऑब्जर्वेशन दे रही हूँ एज एन ऑब्जर्वर एंड एज अ सिटीजन हु वोट्स, कि हमने उत्तर प्रदेश में भी ये बात देखी, हमने उत्तराखंड में भी बात देखी, गोवा में देखी, कि जब आपकी विपक्षी चॉइस जो है बिखरी हुई होती है, 2, 3, 4, तो फिर वोटर कंसोलिडेट इतना कन्विक्शन से नहीं होता। जैसे वोटर कंसोलिडेट हो सकता है अगर उनके पास एक चॉइस हो, जैसे कि आपकी बंगाल में चॉइस था। ये मैं कहने का मतलब, हालांकि बंगाल में भी दूसरे 2 पार्टियां थी, मगर वोटर ने उनको नजरअंदाज कर दिया और एक पार्टी के पीछे वो खड़े रहे। तो ये एक टेंडेंसी हम देख रहे हैं, क्योंकि एक पूरा ढांचा जो बीजेपी ने खड़ा किया है, एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक राष्ट्रवाद का, चाहे वो बहुत गलत राष्ट्रवाद है, बहुसंख्यकवाद है, मगर ये जो भावना खड़ी की है, उसके मुकाबले में अगर बिखरा हुआ ऑपोजिशन है तो कहीं ना कहीं वोट पे भी असर पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। मगर थोड़ी शिक्षण क्षेत्र के बारे में मुझे बात कहनी है। ये जो भगवत गीता को लेकर आपने सवाल शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वोट की गिनती के ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है और बहुत ही खतरनाक बात है कि अगर हम शिक्षण और क्लास के अंदर इस तरह का शिक्षण लाएंगे, और ये भी एक प्रतिक्रिया, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया, जब प्रधानमंत्री साहब बहुत एक छोटे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारत में, तब मुरली मनोहर जोशी शिक्षण मंत्री केंद्र में थे 98-99 में, और वो सिलसिला भी तब से शुरू है कि आपने वैल्यू एजुकेशन को बदलने की कोशिश की, संस्कृत को कंपलसरी लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू वगैरह पूरे विपक्ष, क्योंकि माइनॉरिटी सरकार थी वाजपेयी की, तो पूरे विपक्ष ने विरोध करके ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से पूरे शिक्षण मंत्री बाहर से दे स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द मीटिंग। तो मुझे ये कहने का मतलब है कि ये असर क्या होता है शिक्षण पे अगर इस तरह की पाठ्य पुस्तकें आएंगी
जहाँ पे भगवत गीता पढ़ाई जाएंगी, जो भगवत गीता पता नहीं जातिवाद और जात व्यवस्था पे किस तरह के वसूल बच्चों के बीच में करते, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम रैशनल थिंकिंग बोलते हैं, उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे, सवाल पूछने की क्षमता आप प्रमोट नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा था हमारी रिलीजियस एजुकेशन के बारे में, भगवत गीता के बारे में, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो, आप अगर इसको क्रिटिकल देखने की क्षमता बच्चों में पैदा करते हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, एज कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज, तो अलग बात होती है। मगर अगर आप एक रिलीजियस भावना से पढ़ाना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि शिक्षण के लिए और आवाम जनता के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि आप सवाल करने की क्षमता क्रिटिकल थिंकिंग करने की बात आप पूरी जनता में कम हो जाती है, नागरिकता की बात कम हो जाती है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आप झुंड तैयार करते हैं, आप एक मॉब तैयार करते हैं, जो मतलब रैशनल थिंकिंग से अपने आप को वंचित करता है, ये पूरा झुंड। और ये मुझे लगता है शिक्षण के लिए बहुत खतरनाक है। ये भी सिलसिला पुराना है, दीनानाथ बात्रा की पाठ्य पुस्तक, आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग जो उनकी संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी प्रतिष्ठान, उनके स्कूल्स हैं, तब वो फ्रिंज माने जाते थे, आज फ्रिंज मेन स्ट्रीम हो गया है। और वही मेन स्ट्रीम में गुजरात पाठ्य पुस्तक, कल होगा कर्नाटक, और परसों हमको बताया जाएगा कि सीबीएसई पुस्तकों में भी ये कंपलसरी हो रहा है कि भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। बहुत ही एक खतरनाक टेंडेंसी है जिसको हमें निंदा करना चाहिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने को कहीं ना कहीं अंदर खाने ये सुनने मिला होगा कि उनका ग्राफ जो है गिरता जा रहा है, तो उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया ताकि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध करें कि हमें हमारे बच्चों को ये नहीं पढ़ाना है, और फिर एक तरीके का कम्युनल माहौल तैयार हो। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अब आप देखिए कि अगर आप ये सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो बीजेपी की है, केंद्रीय सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है 2014 से, और गुजरात में आपने खुद कहा कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बहुत पहले से है, अलग अलग बीजेपी की सरकारें हैं, उनके जो परफॉर्मेंस लेवल अगर आप देखेंगे, अभी आर्थिक व्यवस्था क्या है, रोजगार क्या है, महंगाई क्या है, ये सब मुद्दों को लेकर अगर आप देखें, 700 से ज्यादा स्कूल जो है एक ही टीचर रन करते हैं वहां पर। वही साथ साथ आपने कोविड महामारी का भी असर गुजरात में बड़ा खतरनाक हुआ था, जैसे उत्तर प्रदेश में खतरनाक हुआ था। आपके बड़े बड़े अखबारों ने गुजरात में पूरे ओबिचुरी छाप छाप के लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया था कि जो आंकड़े सरकार दे रही हो, जो एक्चुअल आंकड़े मरण के हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे लगता है ये सब चीज ऐसी है जिसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी से बाहर हटके हर गुजराती परिवार के ऊपर असर हुआ होगा, इस तरह की धारणाओं का, नीतियों का। मगर मुझे लगता है एक जहर की जो गोली जो ये सरकार और आरएसएस लोगों को पिलाने में सफल रही है, वो ये है कि चाहे कितना भी कुछ हो, अगर हम नफरत से हमारी राजनीति चलाएं और एक समुदाय या दो समुदाय को हमारा निशाना बनाएं, तो ये ठीक है, हम कितनी भी तकलीफ हम झेलने के लिए तैयार है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो। हमने जीएसटी के समय सुना था सूरत वगैरह के छोटे छोटे बड़े कारोबार में कि बहुत आक्रोश था, बहुत बड़ा आक्रोश था लोगों में कि जीएसटी इतनी है, हमें पेमेंट करवा रही सरकार। मगर वो सब भुला करके आप एक नफरत की गोली पिला रहे हैं लोगों को, और मुझे लगता है ये बहुसंख्यक समाज के लिए भी बहुत बड़ा एक खतरा है। कब ये बहुसंख्यक समाज समझेगा मुझे पता नहीं है, मगर पत्रकारिता का भी एक कर्तव्य है कि हमें इस तरह की नफरत की राजनीति के खिलाफ बार बार आवाज उठाने का काम करें। ये कांग्रेस के लिए हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी फैक्टर काम करेगा? आखिरी सवाल है मेरा आपसे। देखिए, मेरे हिसाब से राजनीतिक विपक्ष को नौजवान लीडर्सों की जरूरत है, न्यू ब्लड, नए कार्यकर्ता, नए आवाजों की जरूरत है। विपक्ष को, कांग्रेस को भी जरूरत है, बाकी पार्टियों को भी जरूरत है। मैं मानती हूँ कि जिग्नेश मेवानी का अगर मैं उदाहरण ले लूं, हम उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। उन्होंने गए 5 सालों में, 4.5-5 सालों में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जम के काम किया, ठीक है, और रेटर भी अच्छे हैं। तो अभी उनका जो काम है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, नॉर्थ गुजरात में, वहां पे वो असर सारे गुजरात में कैसे पड़ेगा, वो हमें एक चुनौती है,
क्योंकि वो दलित समुदाय की बातें, वो मनरेगा की बातें, वो दलित समुदाय और जमीन और जमीनी अधिकार की बातें, ये सब उठाते आए हैं गए 5 साल से 7 साल से। ये मुद्दे जो हैं, अगर ये नफरत के मुद्दे से ऊपर उठ के अगर लोगों के बीच में असर करते हैं, तो मुझे लगता है एज अ कैंपेनर ये जरूर असर पड़ेगा। मगर आप याद रखिए, सिर्फ तकरीर और भाषण से मामला नहीं होगा। हालांकि नफरत के भाषण ये काम करते हैं रूलिंग पार्टी के लिए, क्योंकि आपके पास वो नफरत की जो चीज है, नफरत की गोली है, वो काम करती है। मगर जो पॉजिटिव एजेंडा है, जिसमें रोजगार है, बेरोजगारी या रोजगार है, जिसमें महंगाई है, जिसमें आर्थिक परिस्थितियां हैं, जिसमें मनरेगा का पूरा स्कैम जो जिग्नेश मेवानी ने अनकवर किया था अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर दलित समुदाय और जमीन का अधिकार, उसके बारे में बार बार वो आंदोलन चला रहे हैं, बात उठा रहे हैं। और शायद कांग्रेस पार्टी ने उनको दलित माइनॉरिटी सेल का एक अधिकारी बनाया है। अगर ये इश्यूज को लेकर वोटर्स में असर पड़ेगा और वोट पड़ते हैं, तो मुझे लगता है यकीनन जिग्नेश मेवानी जैसे एक आवाज का असर आएगा। हार्दिक पटेल जी ने जो 2015 में आंदोलन चलाया था पटेल युवकों का, उसका तो उस वक्त बहुत बड़ा असर था। और उनको जिस तरह जेल डालकर गुजरात सरकार ने जानबूझ के उनको पूरे राजनीतिक मैदान से हटा दिया था, वो ही एक उदाहरण था जिससे वो ऑब्वियस था कि वो एक खतरा है उनके लिए। अब उनके लिए भी एक चुनौती है, हार्दिक जी के लिए भी और जिग्नेश जी के लिए भी, कि वो किस तरह गुजरात की राजनीति में आगे चल के आंदोलनकारी बन के राजनीतिक बदल के एक प्रतीक बनता है। गुजरात राज्य में और हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए शिक्षण और शिक्षण की नीतियों के साथ खिलवाड़ करना और संविधान के साथ खिलवाड़ करना का एक पुराना इतिहास है। मैं आपको 2 उदाहरण संक्षेप में दूंगी। 1999 में गुजरात के पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारी खामियां हमारे संगठन ने पॉइंट आउट की थी। मतलब हमारा संगठन एक खोज नाम का प्रकल्प था और हमारा संगठन ने पॉइंट आउट किया था। बहुत बड़े बड़े सेमिनार हुए थे और पार्लियामेंट्री कमेटी भी बिठाई गई थी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो 2-3 चीजों को प्रॉब्लमैटिक मानते हुए उनको हटाने को कहा था। वो क्या चीजें थी? एक चीज है कि कास्ट सिस्टम इज द मोस्ट ग्लोरियस गिफ्ट टू मैनकाइंड, मतलब जाति व्यवस्था जो है वो मानव जात के लिए बहुत बड़ी और अच्छी चीज। इस तरह की बातें आपकी गुजरात के पाठ्य पुस्तकों में थी। हिटलर और मुसोलिनी की तारीफ थी। तो ये सब बातों को हटाने को पार्लियामेंट्री कमेटी ने 99 में कहा था, 1999 में, जिस साल मुरली मनोहर जोशी केंद्रीय शिक्षण मंत्री थे और वो केंद्रीय लेवल पे ये फेरबदल लाना चाहते, जिसका मेरा जिक्र ऑलरेडी कहा। फिर जैसी उनकी सरकार और ताकत से बनती है और 2014 में जब उनकी केंद्रीय सरकार में उनकी पहली बार 2004 के बाद वो कंट्रोल आता है आरएसएस और हिंदुत्ववादी ताकतों को, तो उस वक्त आपको याद होगा कि दीनानाथ बात्रा की किताबें, दीनानाथ बात्रा की वो किताबें थी जो सप्लीमेंट्री रीडिंग की तरह से गुजरात के 9 लाख स्कूलों में पढ़ाई जा रही। तो दीनानाथ बात्रा की किताबें भी रैशनैलिटी और सोच विचारधारा के खिलाफ है, संविधान सोच के खिलाफ है। और इसीलिए मैं कहना चाह रही थी आपको कि ये जो भगवत गीता का पाठ्यक्रम 6 और 12 में लाना, ये एक कदम है, पहला कदम नहीं है गुजरात सरकार के लिए। और अपना सोच विचारधारा को गहराई से समाज में पकड़ लाने का काम करने वाला कार्यक्रम है। इलेक्शन से बहुत बहुत गहरी ये साजिश है कि इलेक्शन तो जीतना हारना एक बात होता है, मगर समाज की सोच के ऊपर आप जब असर इस तरह लाते हैं, बहुसंख्यकवाद सोच, फांसीवादी सोच, तो फिर कल उठ के लोकतांत्रिक ढांचे और लोकतांत्रिक सोच विचारधारा को बहुत बड़ा धक्का पड़ता है। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.